बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है, व्हाई डज द पिक्चर ऑफ टीवी स्क्रीन बिकम्स डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। कि टीवी की पिक्चर खराब क्यों होना शुरू हो जाती है जब आप एक मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से पहले हमें यहां पे ये पता होना चाहिए कि जो टीवी हमने यूज करना है वो कौन सा है। दिस इज अ कैथोड रे ट्यूब टीवी। इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है जो कि स्क्रीन के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं खास पॉइंट्स के ऊपर और हमें एक इमेज नजर आता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम जरा गौर करें कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो मूव करता है, तो दिस इज बेसिकली द करंट। तो ये करंट की बीम्स होती हैं और हमने ये बात भी पढ़ ली है कि जब भी करंट किसी जगह से फ्लो करता है अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एक मैग्नेट को टीवी की स्क्रीन के करीब लेके आते हैं तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। अब जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज नहीं बन सकेगा और इसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टॉर्टेड इमेज का नाम देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। कहता है कि as we know that the picture of TV is formed due to beam of electrons. When a magnet is brought near the screen, then field of magnet interacts with field of beam of electrons. So magnetic force acts on electrons which is given by F is equal to minus E into V क्रॉस B। तो इस फोर्स की वजह से वो कहता है hence the beam is deflected। बीम अपने नॉर्मल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी which results in the form of distortion in picture। तो स्टूडेंट्स, ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, Is it possible to orient a loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? क्या आप करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रख सकते हैं कि वो रोटेट ना करे? तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम इस बात को समझते हैं कि इट विल नॉट टेंड टू रोटेट। इससे क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट तब ही रोटेट करता है जब उसके ऊपर रोटेशनल फोर्स लग रही हो, और रोटेशनल फोर्स को टॉर्क का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला यूज करते हुए उसकी वैल्यू को जीरो करना है
वो किस ओरिएंटेशन के ऊपर, किस एंगल के ऊपर जीरो होता है, उसी एंगल को हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं, यस इट इज पॉसिबल सिंस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। लेकिन यहां पे उसने हमें अ लूप की बात की है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम 1 रखते हुए इसका फॉर्मूला लिखेंगे IAB cos of alpha, where alpha is the angle between the plane of the loop and the magnetic field। अब स्टूडेंट्स हम अल्फा की क्या वैल्यू पुट करें कि टॉर्क का आंसर 0 आ जाए? तो डेफिनेटली अगर हम अल्फा की वैल्यू को 90 डिग्री पुट करते हैं तो इस सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी, NIAB इंटू 0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब चूंकि कोई रोटेशनल फोर्स लूप पे एक्ट नहीं कर रही तो लूप रोटेट नहीं करेगी। तो इसका हम रिजल्ट इसका लिख देते हैं, सो इफ loop is held perpendicular to magnetic field, it will not tend to rotate। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। किसी भी गिवन रीजन ऑफ स्पेस में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस का पता चलाना हो तो हम करंट कैरिंग लूप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि जब भी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है। तो इस क्वेश्चन में भी हम करंट कैरिंग लूप को उस रीजन में लेके जाएंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे उस लूप को प्लेस करेंगे। अगर तो वो लूप किसी ओरिएंटेशन पे रोटेट करना शुरू कर देती है तो इसका मतलब है कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और अगर वो किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर रोटेशन परफॉर्म नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन है। तो इसका आंसर लिखते हैं अब, as we know tau is equal to NIAB cos of alpha, so if the loop is deflected in the given region of space, which shows the existence of magnetic field in the region, but if loop does not show deflection, then there is no magnetic field in the given region of space। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, हाउ कैन यू यूज द मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ द केमिकल एलिमेंट। एक केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से यूज कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री में मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हम एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में हमारे पास एक आयन प्रोड्यूसर होता है जो कि एलिमेंट के आयन्स बनाता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस उन आयन्स को एक्सेलरेट करवा के एक ऐसे रीजन में ले जाता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखी होती है। अब अंडर द एक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स जो कि उस रीजन में चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगती है, चार्जेस डिफरेंट रेडियाई के सर्कुलर पाथ्स में मूव करना शुरू कर देते हैं और हर एक चार्ज पार्टिकल का रेडियस उसके मैस पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। तो आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। फॉर दिस पर्पस ions are passed through uniform and perpendicular magnetic field. So magnetic force acts on ions and they moves in circular path of different radii according to their masses as। अब हमें यह पता है कि उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सिस्टम में एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो होती है मैग्नेटिक फोर्स, और जो चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर देती है। मतलब ये कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगी। इसकी वैल्यू होती है QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² डिवाइडेड बाय r। इसमें अगर हम, क्योंकि डिफरेंट रेडियाई हैं, तो रेडियस की अगर वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू आ जाएगी mv डिवाइडेड बाय QB, और इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो इसका मतलब यह हो गया कि जिस आइसोटोप का मैस ज्यादा होगा वो बड़े सर्कल के रेडियस में मूव करेगा, और जिस आइसोटोप का मैस कम होगा वो छोटे रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल की ओरिएंटेशन क्या होगी कि उसके ऊपर एक्ट करने वाला टॉर्क मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए देखें, कहता है एज वी नो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। अब बाकी तमाम पैरामीटर्स यानी NIAB उसने हमें नहीं बताया, उसने सिर्फ ओरिएंटेशन के बारे में पूछा है, तो हमने अल्फा की वैल्यूज को यहां पे एक्सप्लेन करना है। अल्फा की क्या वैल्यू रखेंगे कि कॉज का आंसर मैक्सिमम आ जाए, अल्फा की क्या वैल्यू रखेंगे कि कॉज का आंसर मिनिमम आ जाए, यही दो बातें बस इसमें हमने एक्सप्लेन करनी है। तो पहले हम मैक्सिमम को एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सिमम टॉर्क कहता है कि इफ लूप इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और इसको हम लिख सकते हैं टॉ
मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ एंगल कितना है 0, क्योंकि उसने हमें पैरेलल का कहा है। अब ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू NIAB। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। अब स्टूडेंट्स हमने वो ओरिएंटेशन देखनी है जिस पे टॉर्क की वैल्यू मिनिमम आती है। मिनिमम टॉर्क, पहले हमने लूप को पैरेलल रखा है तो टॉर्क मैक्सिमम आया है, अब हम लूप को परपेंडिकुलर रखते हैं तो टॉर्क की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो आंसर इसका बन जाएगा इफ लूप इज हेल्ड perpendicular to magnetic field, then torque will be minimum। तो अल्फा की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 90 डिग्री। सो टॉ मिनिमम दैट इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ 90, और कॉज 90 पे स्टूडेंट्स हमें पता है कि वैल्यू 0 दे देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। एक लूप ऑफ वायर है जिसको आपने मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में सस्पेंड किया हुआ है, विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस, और लूप का प्लेन पोल के फेसेस के साथ पैरेलल है। व्हाट हैपन इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल। अगर आप कॉइल में से डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा। व्हाट हैपन इफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड। अगर डायरेक्ट करंट की जगह पे आप अल्टरनेटिंग करंट यूज कर लें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि बेसिकली लूप की ओरिएंटेशन किस तरह से है। उसके लिए देखिए हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इनके फेसेस भी आपको नजर आ रहे हैं। हमने इसके अंदर लूप को इस तरह से रखना है कि लूप का प्लेन इन पोल्स के फेसेस के साथ पैरेलल हो, तो हमारे पास कुछ ओरिएंटेशन इसकी इस तरीके से बनेगी। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ऑफ द लूप के साथ एंगल 90 का बन रहा है। अब जब भी एंगल 90 का बनता है तो हमें पता है टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। अब जब टॉर्क 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि लूप में किसी किस्म की रोटेशन नहीं होगी अगर आप इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं या आप इसके अंदर डायरेक्ट करंट पास करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर इसका बनेगा द लूप विल नॉट टेंड टू rotate because loop is perpendicular to magnetic field, in this case so tau is equal to NIAB cos of अल्फा, और अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 बन जाएगी और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0। अब टॉर्क 0 होने का मतलब यह है नो रोटेशन। तो इसका मतलब यह हम कह सकते हैं द लूप will not rotate either by alternating current or direct current
तो लूप में किसी किस्म की रोटेशन नहीं होगी। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर शुड बी वेरी लो। एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो क्यों होनी चाहिए? अब स्टूडेंट्स के लिए देखिए कि एम मीटर बेसिकली एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जिसको सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। अब अगर हम सपोज कर लें कि एम मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जितना भी सर्किट का करंट होगा वो एम मीटर में से पास करके गुजरेगा एंड ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर करंट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और करंट की जो वैल्यू हमने मेजर करनी है वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी आप एम मीटर को सर्किट में लगाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए ताकि एम मीटर के अक्रॉस किसी किस्म की करंट वेस्ट ना हो। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सिंस ammeter is connected in series in the circuit to measure current if resistance of ammeter is not very low, then it will become load and decreases the current of circuit which is to be measured। तो ये सर्किट के करंट को लोड बन के डिक्रीज कर देता है जिसको हमने मेजर करना होता है, तो इसकी वजह से करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। इस वजह से एम मीटर की रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है व्हाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई क्यों होनी चाहिए? तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखिए कि जब भी आपने दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं और वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन से करंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गुजर के नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाता है। अब फर्ज कर लें कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो करंट सर्किट में से गुजरने की बजाय वोल्ट मीटर में से पास करना शुरू कर देगा और वोल्ट मीटर लोड बन के सर्किट के करंट को कंज्यूम करना शुरू कर देगा और पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि कोई भी करंट वोल्ट मीटर में से पास ना करे। अब जब कोई भी करंट वोल्ट मीटर में से पास नहीं करेगा तो जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है उस पे एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हमेशा हाई रखते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, एज वोल्ट मीटर इज connected in the circuit in parallel combination so it provides an alternative path to the flow of
current. If the resistance of voltmeter is low, then it will alter the potential difference between the points which is to be measured. Hence, the resistance of voltmeter must be very high. तो स्टूडेंट्स ये है जी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। यहां तक था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।